हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेक्चर में हम साइनोबैक्टीरिया का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने साइनोबैक्टीरिया को ही पढ़ा था। वहां पर हमने साइनोबैक्टीरिया की सेलुलर स्ट्रक्चर, हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हमने ये भी जाना था कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटिक एडेप्टेशंस कैसे वर्क करती हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि साइनोबैक्टीरिया कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है साइनोबैक्टीरिया, कैसे रिप्रोडक्शन करता है और साइनोबैक्टीरिया की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी सनलाइट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। और ये भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था कि साइनोबैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। जो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं हम क्रोमोप्लाज्म, और जो सेंटर में इसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। जो इसका बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्रोमोप्लाज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, यानी कि थाइलाकोइड्स मिलते हैं, और थाइलाकोइड्स के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हेल्प से साइनोबैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये बात हमने पढ़ ली थी कि जो बैक्टीरिया होता है उससे एक बड़ा डिफरेंस साइनोबैक्टीरिया में ये होता है कि इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजेनिक होता है, और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ही जब साइनोबैक्टीरिया इवोल्व हुआ तो हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट था उसके अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा अवेलेबल हो गई, और उस मात्रा का ही इस्तेमाल किया दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने जो ऑक्सीजन को यूज करते थे, और धीरे धीरे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और दूसरे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी इवोल्व होना शुरू हो गए। तो साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इवोल्यूशन में भी। तो हमें ये जानना है कि साइनोबैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो न्यूट्रिशन करने के लिए, अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करने के लिए इसके पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। इन पिगमेंट्स का हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है, वाटर भी ले लेता है, वाटर ये एब्जॉर्ब करता है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ये ज़्यादातर एक्वेटिक या मोस्ट कंडीशंस में रहता है। अब वहाँ से ये इन दोनों चीज़ों को ऑब्टेन करके लाइट एनर्जी की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज कर देता है। इसके फूड में जो सिंथेसाइज होता है वो होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल C6H12O6। क्योंकि इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ऑक्सीजेनिक कहा जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन तो निकलनी अत्यंत आवश्यक है, तो ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। सो ये मेथड हो गया साइनोबैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन का, फूड ऑब्टेन करने का। अब हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन उस नाइट्रोजन का लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन जब तक दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं की जाएगी तब तक उस नाइट्रोजन को यूज नहीं किया जा सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया को भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अगर इसके एनवायरनमेंट में जहाँ पर ये रह रहा है वहाँ पर नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि इसका जो सेल है, जिससे इसकी जितनी भी सेल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो सारी की सारी उन कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर सके और अपना फूड प्रिपेयर कर सके, अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज कर सके। तो ये साइनोबैक्टीरिया की बहुत ही स्पेसिफिक चीज है, और इस स्पेसिफिक फीचर का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इस्तेमाल करते हैं। साइनोबैक्टीरिया से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स करवा लेते हैं और वो साइनोबैक्टीरिया से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये स्पेशलिटी आपको समझ में आ गई कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की कंडीशंस में साइनोबैक्टीरिया अपना नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सकता है। जितने भी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नोस्टोक हो गया, एनाबिना हो गया, साइटोनिमा हो गया, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट।
हीटेरोसिस्ट जो होती है एक पेल येलो कलर की सेल होती है, थिक वॉल्ड होती है, और ये ऐसी कंडीशंस में बनती है जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है एक फिलामेंट के अंदर या तो सेंटर में होगी, सेंटर में अगर है तो हम इसको बोल सकते हैं इंटरकैलरी, या फिर ये टर्मिनल इन पोजिशन भी हो सकती है, यानी कि एक किनारे पर भी ये हीटेरोसिस्ट आपको दिखाई दे सकता है। जैसे कि ये एक हीटेरोसिस्ट सेल है और ये नीचे वाली नॉर्मल सेल्स हैं। यहाँ पर ये एक हीटेरोसिस्ट है और ये बची हुई 3 नॉर्मल सेल्स हैं। तो ये जो पोजीशन कही जाएगी ये कही जाएगी इसकी टर्मिनल पोजीशन। इसके अलावा इस इमेज में जो आप हीटेरोसिस्ट को देख पा रहे हैं ये बिल्कुल फिलामेंट के बीच में है, तो इस पोजीशन को हम इंटरकैलरी या लेटरल पोजीशन भी कह सकते हैं। तो ये किसी भी पोजीशन में हीटेरोसिस्ट बन सकता है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। और इसके अलावा यहाँ पर म्यूसिलेज की जो सीथ होती है या तो वो एब्सेंट हो जाती है हेटेरोसिस्ट के चारों तरफ से, होती भी है तो बहुत ही पतली सी होती है, यानी कि यहाँ पर म्यूसिलेज ने पूरी की पूरी वेजिटेटिव या फोटोसिंथेटिक सेल्स को घेरा हुआ है, लेकिन जो हेटेरोसिस्ट है इसके चारों तरफ से म्यूसिलेज डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि इसकी वॉल ऑलरेडी काफी थिक हो चुकी है। अब इसकी वॉल थिक क्यों होती है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये थिक इसलिए होती है कि इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर ना कर सके, यानी कि जो ऑक्सीजन दूसरी सेल्स को चाहिए वही ऑक्सीजन बहुत ही डेंजरस होती है हीटेरोसिस्ट के लिए। हीटेरोसिस्ट ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है और उस ऑक्सीजन को अंदर एंटर करने से रोकने के लिए इसकी वॉल बहुत ही थिक हो जाती है, इम्परमेबल होती है ये ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन हीटेरोसिस्ट के अंदर किसी भी तरह से किसी भी हालत में एंटर नहीं करता है। अगर ही ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी जो वॉल होती है इसके अंदर नाइट्रोजन बड़ी आसानी से मूव करती है। इसके अलावा जो पास में इसके वेजिटेटिव सेल्स हैं ये भी इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते रहते हैं। जो हीटेरोसिस्ट की एक सेल होती है तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो तो कॉर्नर्स होते हैं, इनके कॉर्नर्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं पोलर प्लग्स। इन पोलर प्लग्स की हेल्प से ही दूसरी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इसको नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए इसको कार्बोहाइड्रेट्स की तो जरूरत होगी, लेकिन फोटोसिंथेटिक ये है नहीं, इसका न्यूक्लियोइड भी खत्म हो गया है, तो इसको फूड कहाँ से मिलेगा? तो फूड, नाइट्रोजन, सारी की सारी चीजें इसको आसपास की सेल से मिलती हैं और आसपास की जो उसकी सेल्स होते हैं इनको ये नाइट्रोजन फिक्स करके एनवायरनमेंट से या दूसरी सेल से लेकर के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में उसको बदल के दे देती है। तो ये काम होता है हीटेरोसिस्ट का। अब हीटेरोसिस्ट जो करता है वो डाइनाइट्रोजन यानी N2 को जो एयर में है उसको यूज करता है और इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक कम्प्लेक्स एंजाइम का सिस्टम होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और नाइट्रोजन को अलग अलग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये आपको अभी मैंने बताया था कि जो ये हीटेरोसिस्ट की सेल है इसकी जो वॉल होती है बहुत ही थिक होती है और ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं हो पाती है। अब ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ पर इसीलिए ही बैन की गई है क्योंकि जो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन से बहुत ही नफरत करता है और ऑक्सीजन को देखते ही इनएक्टिवेट हो जाता है। ऑक्सीजन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऑक्सीजन के सामने आते ही शर्मा जाता है और ये अपना काम करना बंद कर देता है। तो अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हीटेरोसिस्ट के अंदर क्रिएट करना होगा जहां पर ऑक्सीजन ना जा सके। तो उसके लिए एक माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। एक माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है हीटेरोसिस्ट के अंदर कि सिर्फ हीटेरोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगी और जितनी भी सेल्स हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन आ जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगी। तो ये प्रोसेस है। अब ऐसा करने के लिए इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी आते हैं। पहला एक मॉडिफिकेशंस तो हमने समझ ही लिया है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके अंदर और क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं वो हम समझते हैं, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर एक माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने वहां पर यह समझा था कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स पर, उसके अंदर ऊपर की तरफ तो एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है जो सनलाइट को रिसीव करता है और अंदर की तरफ एक रिएक्शन सेंटर होता है जहां पर सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स एक टीवी के एंटीना की तरह काम करता है और जो सन की रेज होती हैं उनको ये रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देता है। या पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोरोसोम वाला वीडियो लेक्चर हमने जो बैक्टीरिया में लिया था वहां पर भी ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर आप ये चीजें जा करके देख सकते हैं। वहां पर हमने ये बताया था कि जैसे ही लाइट थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है
वो जो लाइट की रेज होती हैं, लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो ऑब्टेन करते हैं और उसको यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करके लेके जाते हैं वो उसको रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अपना काम करना शुरू कर देता है और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको आगे स्टार्ट करता है। अब इसमें यहाँ पर दो चीजें होती हैं, जो रिएक्शन सेंटर के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो फर्दर प्रोसेस होती है वो दो स्टेप्स में पूरा होता है, यानी कि दो सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर जिसमें फोटोसिंथेसिस पूरा होता है। सबसे पहला जो सिस्टम होता है पिगमेंट्स का उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम 1, और दूसरा जो सिस्टम होता है पिगमेंट्स का उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम 2। इसके बारे में पूरी डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फोटोसिंथेसिस के वीडियो लेक्चर में, जो आपके सिलेबस में आगे के पीरियड्स में आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि रिएक्शन सेंटर के अंदर पिगमेंट सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो कंसर्न होता है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए, जो कि एनर्जी करेंसी है, इसी से सारा काम होगा। और जो फोटोसिस्टम 2 है वो कंसर्न्ड है वाटर के फोटोलाइसिस से और ऑक्सीजन को रिलीज करने से। अब वाटर यानी कि H2O का ब्रेकडाउन किया जाएगा और इससे हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन किए जाएंगे। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही ये लाइट ट्रांसफर हुई एंटीना कम्प्लेक्स के ऊपर, एंटीना कम्प्लेक्स के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर होकर के सीधी पहुंची रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर के पास जैसे ये पहुंचते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की उसको पास कमी हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को उसको रेप्लेनिश किया जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन उसको वापस दिया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको वापस यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दिया जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसको फोटोसिस्टम 2 ब्रेक डाउन करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता है यहाँ से। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाती है। लेकिन वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। अब आपको मैं ये इस बात पर लेके आना चाह रहा हूं कि जो रिएक्शन सेंटर है इसके अंदर दो तरह से फोटोसिस्टम वर्क कर रहा है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 में हो रही है फॉर्मेशन एटीपी की और फोटोसिस्टम 2 में हो रहा है वाटर का फोटोलाइसिस और जिससे रिलीज हो रही है ऑक्सीजन। अब अगर ये फोटोसिस्टम 2 हेटेरोसिस्ट के अंदर होगा तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी तो नाइट्रोजनेज एंजाइम कम्प्लेक्स की डेथ हो जाएगी। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये जो फोटोसिस्टम 2 है जिसके अंदर वाटर का फोटोलाइसिस होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है हेटेरोसिस्ट की सेल के लिए। इसी वजह से हेटेरोसिस्ट की सेल के अंदर फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। तो हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए थे ये आपने समझ लिया। सबसे पहले इसकी जो वॉल थी वो थिक हो गई थी, माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया था, इसके पास पोलर प्लग्स थे जिसकी हेल्प से ये दूसरी सेल से अपना कार्बोहाइड्रेट ले रहा था, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं हो रही थी और इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है जिससे ये एटीपी को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन फोटोसिस्टम 2 है वो डिग्रेड हो जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ना ही फोटोसिस्टम 2 होगा ना ही ऑक्सीजन रिलीज होगी। इस तरह से हेटेरोसिस्ट की जान बच जाती है और नाइट्रोजनेज एंजाइम कम्प्लेक्स अपना वर्क बड़ी आसानी से कर सकता है। अब इसको जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो C6H12O6 प्रिपेयर करती हैं और इसको ये प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं यही इसको नाइट्रोजन वगैरह जो जो चीज़ें चाहिए इसको प्रिपेयर करती हैं। बदले में ये इनको क्या देता है, बदले में ये इनको प्रोवाइड करा देता है नाइट्रोजन फिक्स करके। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया कि साइनोबैक्टीरिया कैसे अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है, कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला मेथड है फिशन का। ये आप बैक्टीरिया में भी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी फिशन करती है बैक्टीरिया की सेल और एक सेल दो हिस्सों में बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाती है। वही सब चीज़ें यहाँ पर भी है। जितनी यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं साइनोबैक्टीरिया की वो एक सेल बाइनरी फिशन करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है मिक्सोसार्सिना का। मिक्सोसार्सिना एक यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है जो बाइनरी फिशन करता है। इसके अलावा जो फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक्सीडेंटली ये एक फिलामेंट है इसका, ये किसी चीज से टकरा गया या कैसे कुछ भी हो गया, इसके हिस्से हो जाते हैं, ये कुछ हिस्सों में टूट जाता है और जिन हिस्सों में टूट जाता है वे हिस्से एक नए
फिलामेंट की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। एक फिलामेंट है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल लिविंग फिलामेंट की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है इसकी हेल्प से भी वेजिटेटिवली साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा नोस्टॉक के अंदर होर्मोगोनियम की फॉर्मेशन भी देखी गई है। होर्मोगोनियम जो होता है वो एक नॉर्मल फिलामेंट का ही एक पार्ट होता है और उसकी फॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है। या तो फिलामेंट अपने आप किसी वजह से ब्रोक डाउन हो जाए छोटे छोटे पीसेज में, या फिर इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि एक फिलामेंट की बहुत सारी सेल्स ठीक तरह से काम कर रही हैं या कोई एक पार्टिकुलर सेल डेड हो जाती है। जैसे कि एक फिलामेंट है यहाँ पर, ये बहुत सारी सेल्स सही हैं लेकिन ये एक सेल यहाँ पर डेथ हो गई है सेल की। इस सेल की डेथ होने से ये नॉन लिविंग हो जाती है तो ये मर जाती है। तो जो बची हुई सेल्स होती हैं ये एक अलग फिलामेंट की तरह से काम करना शुरू कर देती है, यानी ये एक अलग अलग फिलामेंट बन जाते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह से ये सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। तो ये होर्मोगोनियम की फॉर्मेशन भी एक मेथड होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। होर्मोगोनियम की फॉर्मेशन या तो तब होगी जब एक सेल डेड हो जाएगी, या फिर अगर हेटेरोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है कहीं पर बीच में तो भी होर्मोगोनियम बन जाते हैं। जैसे कि ये फिलामेंट आपके सामने, यहाँ पर एक सेल जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुई और हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट हो गई और इसके आसपास की जो सेल्स हैं ये होर्मोगोनियम में बदल जाती है या होर्मोगोनियम की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है और एक नए फिलामेंट की तरह से रिप्रोडक्शन करके एक नए फिलामेंट की फॉर्म में बन जाती है। तो ये होर्मोगोनियम होता है, इसकी हेल्प से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है एक साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया की तरह से, इस तरह के प्रोसेस साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है साइनोबैक्टीरिया के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में एकाइनीड्स की फॉर्मेशन होती है। एकाइनीड्स एक ऐसे थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है वो फिर से एक नई सेल के रूप में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ पर आप बहुत सारी सेल्स देख रहे हैं, एक ये हेटेरोसिस्ट की सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है और एक ये जो सेल है ये एकाइनीट की सेल है। ये एकाइनीट या स्पोर्स हैं, ये एक अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए तैयार हो गए हैं। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है तो इन सेल्स की भी डेथ हो जाएगी, हेटेरोसिस्ट की भी डेथ हो जाएगी, सारी सेल्स की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये जो एकाइनीट है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बचा रहेगा और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये फिर से नए फिलामेंट की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन चलता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा अब हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट जो फीचर है अभी आपने पढ़ लिया है वो है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिक्स करता है, इसी को दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इस्तेमाल करते हैं और हम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत ही इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है टू बी द अर्लीस्ट कॉलोनाइजर ऑफ बेरन एरियाज, यानी कि ये जो ऐसे एरियाज जहाँ पर अभी तक किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाया है वहाँ पर ये कॉलोनाइज करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आकर के ये सबसे पहले रहना स्टार्ट करते हैं। एक फिनोमेना होती है इकोलॉजी के अंदर जिसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये होता है कि एक पार्टिकुलर प्लेस जहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, यानी कि ये बेयर रॉक है, ये बेयर रॉक कन्वर्ट कर जाती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में, यानी कि इसके अंदर धीरे धीरे इसकी स्पीसीज कंपोजिशन चेंज होना शुरू होती है और स्पीसीज कंपोजिशन चेंज होती रहती है और एक रॉक बदल जाती है फॉरेस्ट में। तो ये जो चेंजेस आते हैं ये सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं और बहुत ही लंबे टाइम के बाद ऐसा होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में टाइम के साथ साथ स्पेसीज भी बदलती हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रो कर रही है वो मोस और लाइकेंस हैं, फिर छोटी छोटी घास उगाएगी, इसके बाद में कुछ झाड़ियाँ उगेंगी, फिर छोटे छोटे ट्रीज उगेंगे और फिर बड़े ट्रीज यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का पीरियड है ये बहुत ही लंबा टाइम लेता है और इसमें धीरे धीरे करके स्पीसीज की कंपोजिशन चेंज हो जाती है कुछ सालों में। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया का क्या रोल है? साइनोबैक्टीरिया का रोल ये है कि जो बेयर रॉक है यहाँ पर सबसे पहले जो अर्लीस्ट कॉलोनाइजर्स होते हैं इस बेयर रॉक पर रहने के लिए सबसे पहले आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे रहना स्टार्ट करता है, कुछ एसिडिक सब्सटेंस वो रिलीज करता है जिससे ये जो यहाँ पर थिक रॉक होती है, रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, ये धीरे धीरे इनको डिसोल्व करना शुरू करता है और इसके बाद में ही यहाँ पर सोइल की फॉर्मेशन होती है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आकर के
ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। साइनोबैक्टीरिया इज द अर्लीस्ट कॉलोनाइजर ऑफ बेरन एरिया, और एक ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट बना देता है जिससे फर्दर स्पीसीज वहाँ पर ग्रो कर सकें, यानी कि सबसे पहले ये शुरुआत करा देता है वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने की, जो कि बाद में इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू एक फॉरेस्ट में तब्दील हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जितनी हॉस्टाइल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वहाँ पर आकर के ये सबसे पहला रहना स्टार्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करता ही है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एक साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है स्पाइरुलिना, ये बहुत ही अच्छे से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करता है तो इसके अंदर प्रोटीन्स की अच्छी अमाउंट होती है, इसी वजह से इसको कल्चर किया जाता है। कल्चर करना यानी कि इसको ग्रो कर लिया जाता है, फिर इसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसको टैबलेट्स की फॉर्म में दे दिया जाता है। अब इसकी जो एक टैबलेट होती है इसके अंदर 1 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन की जो अमाउंट होते हैं ये सीधा एक टैबलेट से मिल जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन, और सिंगल सेल प्रोटीन से हमें प्रोटीन की कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है, और ये सप्लाई प्रोवाइड कराता है स्पाइरुलिना जो एक साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा नोस्टोक कम्यून एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका चाइना में और साउथ अमेरिका में फूड की फॉर्म में यूज किया जाता है। कुछ लोग इसको फोडर की फॉर्म में भी यूज करते हैं, यानी कि पानी से इसको निकाल लाते हैं और अपने एनिमल्स वगैरह को खिला देते हैं। इसके अलावा जो नोस्टोक कम्यून है और एलोसिरा फर्टिलाइजिमा है, ये एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और एक ऐसी जमीन जिसको हम ऊसर कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एल्कलाइन सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, इनसे रिलीज जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसको बाद में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यही काम ये अर्लीस्ट कॉलोनाइजर्स थे जब रोक पर वहाँ पर भी कर रहे थे, ये एसिड्स रिलीज कर रहे थे। एसिड्स रिलीज करके एक उस पार्टिकुलर लैंड को ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए सुटेबल बना देते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर है साइनोबैक्टीरिया का, ये हमने समझ लिया है। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसके जो ट्राइकोम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फिलामेंट्स होते हैं, जब इनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा होती है तो सोयल के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो सोयल इरोजन से भी ये प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि जो मिट्टी कट जाती है तेज पानी के बहाव से, इसके जो फिलामेंट्स है अगर इनकी वहाँ पर अच्छी ग्रोथ है सोयल के अंदर तो ये उस बहाव को भी कम कर देते हैं। इसके अलावा 2 साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एनाबीना एंड टोलिपोथ्रिक्स। ये जो साइनोबैक्टीरिया है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही करते हैं, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन ये जो 2 महारथी होते हैं एनाबीना एंड टोलिपोथ्रिक्स, ये फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि जो पैडी फील्ड्स होते हैं या और बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं और बहुत सारी जगह होती हैं, ये वहाँ पर रहते हैं और ये किसी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी नहीं करेंगे, वहाँ पर ग्रो करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और हमारी क्रॉप को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देंगे। एग्जाम्पल है इसका पैडी फील्ड्स, यानी कि जो धान के खेत उगाए जाते हैं, धान के खेतों में ये बहुतायत में मिलता है, वहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी नहीं रहेगा, यानी कि हमारे धान को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा और उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड भी करा देगा। तो ये इसकी खासियत है। इसके अलावा कुछ स्पीसीज हैं एनाबीना की और एलोसिरा की जो मॉस्किटो के लार्वा को ग्रो नहीं करने देती हैं। अगर वहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर मॉस्किटो का लार्वा ग्रो नहीं कर सकेगा। इस वजह से जहाँ पर ज़्यादा गंदा पानी रहता है या मॉस्किटो की ग्रोथ की संभावना रहती है वहाँ पर एनाबीना और एलोसिरा को ग्रो करा करके हम मॉस्किटो से भी बच सकते हैं। कुछ स्पीसीज हैं लिंजिबिया की जो हमारी हेल्प करती हैं एंटीबायोटिक्स के मैन्युफैक्चर्स में भी। अब हम पढ़ते हैं कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले एक हार्मफुल एक्टिविटी ये हो गई कि माइक्रोसिस्टिस और राइवुलेरिया जो साइनोबैक्टीरिया है वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है सराउंडिंग वाटर में, जिससे वो पानी जो है पीने लायक नहीं बनता है। इसके अलावा ये एल्गल ब्लूम्स करते हैं। ये हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक साइनोबैक्टीरिया है ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी के साथ मिलकर के बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं एक रिवर वगैरह के अंदर जहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स का ये यूटिलाइज करते हैं और इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पानी जो है पूरी तरह से ग्रीन कलर का हो जाता है। अब उस पानी के ग्रीन कलर होने की वजह से जो नीचे ऑर्गेनिजम्स दूसरे ग्रो कर रहे हैं ना तो उनको सनलाइट मिल पाती है ना उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाती है, तो सब चीज़ों की डेफिशिएंसी कर देते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए एल्गल ब्लूम एक अच्छी कंडीशन नहीं होती है। तो ये इसका एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया। अगर साइनोबैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये वहाँ पर एल्गल ब्लूम करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फिश वगैरह के लिए कठिनाइयाँ
पैदा करता है। इसके अलावा ये पानी में भी टॉक्सिन्स रिलीज करता है, तो उस पानी को भी ये पीने लायक नहीं छोड़ता है। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया अगर बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर रेनी सीजन में ग्रो कर जाते हैं तो वहाँ पर ये अपने एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया जो है म्युनिसिपल वाटर रिजर्वोर्स में भी ग्रो कर जाता है। आपने देखा होगा जो पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लगी रहती है म्यूनिसिपालिटी की, जिनसे पानी घरों में पहुंचता है, तो उन टंकियों के अंदर, वाटर टैंक्स के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। और अगर ग्रो कर जाता है तो उस पानी के अंदर बहुत ही बुरी स्मेल ही क्रिएट करता है और उस वाटर को ये टेस्टलेस बना देता है, पीने लायक ये नहीं छोड़ता है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है साइनोबैक्टीरिया के। इसके अलावा लिंजबिया एक साइनोबैक्टीरिया है जो स्किन के अंदर इन्फेक्शंस भी क्रिएट करता है। तो साइनोबैक्टीरिया के फायदे भी बहुत हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल एक्टिविटीज भी करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया से एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में समझा था कि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग है, तो कैसे ये अलग है। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को थोड़ा हम कंपेयर करते हैं। अब वहाँ पर हमने ये पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था साइनोबैक्टीरिया का, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है थोड़ी स्मॉल होती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया की सेल जो होती है वो लार्ज होती है। इसके अलावा क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक फिलामेंटस एल्गी है, यानी बहुत सारी सेल्स इसमें एक साथ कॉलोनी की फॉर्म में रहती हैं, तो ये सारी की सारी सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। ये सेल्स आपस में जुड़ी रहती है प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से या पोर की हेल्प से। तो ये जो पोर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया मोस्टली यूनिसेलुलर ही होता है, कॉलोनी की फॉर्म में बैक्टीरिया नहीं रहता है। इसी वजह से ये आपने भी अभी भी ये भी समझ लिया है कि जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है साइनोबैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की ऐसी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मिल रहे हैं, थाइलिकोइड्स भी मिल रहा है, रूबिस्को भी मिल रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है। इसी वजह से बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर थोड़ी कम कम्प्लेक्स होती है। हमने ये भी पढ़ा बैक्टीरिया के अंदर कि जो बैक्टीरिया होता है ऑटोट्रोफिक और हिटेरोट्रोफिक दोनों तरह से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया सिर्फ ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड प्रिपेयर करता है। बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था वो था एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी सनलाइट का इस्तेमाल तो कर रहा था लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा था। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से ऑक्सीजेनिक है, ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। फाइकोबिलिन्स आपने पढ़े जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर फाइकोबिलिन्स आपने पढ़े हैं। फाइकोबिलिन्स साइनोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एलोफाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। इसके अलावा फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है। और रिजर्व फूड भी बहुत डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन और साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिजर्व फूड होता है साइनोफाइशियन स्टार्च या मिक्सोफाइशियन स्टार्च। तो ये हमने कंपैरिजन पढ़ लिया बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया जो अपना फूड है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सिंथेसाइज कर लेता है। इसका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजेनिक होता है। इसके पास क्लोरोफिल, कैरोटीन्स और जेंथोफिल पिगमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की कंडीशंस में साइनोबैक्टीरिया की कुछ सेल्स लार्ज हो जाती हैं, बड़े साइज की हो जाती हैं, थिक वॉल्ड हो जाती हैं, न्यूक्लियोइड उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सेल्स को कहते हैं हम हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम्स होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेकर के उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एबिलिटी है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की हेटेरोसिस्ट की सेल्स की, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब साइनोबैक्टीरिया रहता है तो नाइट्रोजन रिच फूड प्रोवाइड करा देता है। वही नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है प्रोटीन्स का, और इसी वजह से जहाँ पर साइनोबैक्टीरिया मिलता है वहाँ पर उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है या प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा मिलती है। तो ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये भी हमने जाना था कि हेटेरोसिस्ट जो होता है वो माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट में ही रह पाता है। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि ये फिशन भी कर सकता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो सकती है, लेकिन यूनिसेलुलर फॉर्म से बाइनरी फिशन करके डिवीजन करती है। फ्रेगमेंटेशन साइनोबैक्टीरिया करता है। एक्सीडेंटली इसका जो फिलामेंट होता है उसके कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर होर्मोगोनिया की फॉर्मेशन भी होती है। वो तब होती है जब या तो कोई
फिलामेंट की सेल डेड हो जाती है या हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एकाइनिड्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती है। एकाइनिड्स जो है ये एक अनफेवरेबल कंडीशंस में बनने वाले स्पोर्स होते हैं। सारी की सारी सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो एकाइनिड्स बच जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तब ये नए फिलामेंट्स को ओरिजिनेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर से साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।